जो बड़ी खबर है वो छत्तीसगढ़ से इस वक्त मिल रही है, जहां पर आज मुख्यमंत्री कौन होगा इस बात का ऐलान हो सकता है। बहुत पॉसिबिलिटी है छत्तीसगढ़ में, चूंकि आज विधायक दल की बैठक होनी है। बीजेपी इसकी तैयारी कर रही है। रायपुर में बीजेपी विधायक दल की बैठक होनी है। तीनों पर्यवेक्षकों की मौजूदगी में ही इस मीटिंग को रखा गया है। वो पर्यवेक्षक जिन्हें जिम्मा दिया गया है मुख्यमंत्री के नाम का चुनाव करने का, उन पर विधायकों से बात करने का, प्रदेश प्रभारी ओम माथुर भी इस बैठक में मौजूद रहने वाले हैं। जो तीन पर्यवेक्षक हैं उनकी जिम्मेदारी अब रहेगी विधायकों के साथ चर्चा करना, बात करना और साथ ही साथ विधायक दल की बैठक में किसी एक नाम पर सहमति बन जाए ये कोशिश करना। पर्यवेक्षक अपने अपने काम पर ऐसे भी लग गए हैं और अब चूंकि आज आमने सामने ये मीटिंग होनी है, कई नामों को लेकर चर्चा छत्तीसगढ़ में चल रही है। तीनों पर्यवेक्षकों की मौजूदगी में आज मीटिंग होगी, जिसमें प्रदेश प्रभारी ओम माथुर भी बैठक में मौजूद रहने वाले हैं। और माना यह जा रहा है कि इस बैठक के बाद वो एक चेहरा, वो एक नाम सामने आ जाएगा जिसे छत्तीसगढ़ को लेकर चर्चा चल रही है कि ये मुख्यमंत्री हो सकते हैं। हालांकि अभी 4 से 5 नामों पर जिन पर चर्चा चल रही है, इसमें पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह भी आते हैं। लेकिन अलग अलग नामों को लेकर ये जो बात हो रही है, क्या सभी विधायकों को एक साथ सहमत किया जा सकेगा उस एक नाम पर, यह भी बड़ा सवाल बना हुआ है। आज चूंकि विधायक दल की बैठक होनी है, जिन नामों पर चर्चा चल रही है उनमें विष्णुदेव साय हैं, गोमती साय हैं, रेणुका सिंह हैं, जैसे मैंने कहा डॉक्टर रमन सिंह तो हैं ही, ओपी चौधरी का नाम भी सामने आ रहा है, अरुण साव का नाम भी सामने आ रहा है। इन सभी नामों को लेकर मंथन तो हुआ, विधायकों की अपनी अपनी पसंद है, लेकिन जो ज़्यादा संख्या में जो विधायक हैं किसी एक नाम पर सहमत हो जाएं और फिर बाकी सभी विधायकों की सहमति उस पर बन जाए, ऐसे एक नाम का चुनाव करना ये चैलेंजिंग बना हुआ है। हालांकि छत्तीसगढ़ में उतना पेच नहीं फंसा है जितना भी राजस्थान में नजर आता है। मध्य प्रदेश में भी कुछ नामों को लेकर चर्चा लगातार चल रही है। छत्तीसगढ़ के सीएम की रेस में कौन है, ये नीचे वाली पट्टी पर आपको नाम भी दिख जाएंगे। जानकारी ऐसी भी थी कि कोई महिला भी हो सकती हैं। अब ऐसे में महिला कौन हो सकती हैं, साथ ही साथ क्या आदिवासी समाज से हो सकते हैं होने वाले सीएम, इन सभी बातों का ध्यान रखना जरूरी इसलिए भी है क्योंकि अब 2024 की तैयारियों में बीजेपी को लगना है और अब बिना किसी सरदर्द के अगर एक नाम पर सहमति बन जाती है तो पूरी ताकत से लगा जाएगा। और मुझे लगता है इसीलिए भी इतना वक्त लग रहा है क्योंकि 2024 में पूरी जान लगानी है और अगर किसी नाम पर सहमति नहीं बनती है या कुछ भी मनमुटाव होता है तो फिर परेशानी हो सकती है। जब सुगबुगाहट तेज हो गई है तो छत्तीसगढ़ से ज्यादा अपडेट हम तक पहुंचाएंगे। रायपुर से दीपक विश्वकर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं और साथ ही साथ एक्सपर्ट्स की टीम भी हमारे साथ रहेगी, जिनमें आलोक मेहता सर होंगे, एडिटोरियल डायरेक्टर आईटीवी ग्रुप, अजीत मंदोला जी होंगे, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर अरविंद मोहन सर हैं, कंसल्टिंग एडिटर। और जो सुगबुगाहट है उसमें सबसे पहले छत्तीसगढ़ का ही रुख कर लेते हैं। दीपक, जिन नामों को लेकर चर्चा चल रही है, क्या अभी तक भी ऐसा फाइनल हो पाया है कि टॉप 2 या टॉप 3 कोई नाम आ जाएं? क्योंकि आज तो फाइनली ये माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री कौन होगा ये सामने रखना है नाम। जी बिल्कुल, देखिए ये नरेंद्र मोदी और अमित शाह की बीजेपी, यहाँ कुछ पता लगा पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। ये जितने दिन से जो बाजार चल रहा है ये स्पेकुलेशन है, ये सिर्फ चर्चाएं हैं जो हम और आप कर रहे हैं। ये चर्चाएं भी इसलिए हैं क्योंकि कुछ सुगबुगाहट, कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसे तमाम पुराने नेता, उसके आधार पर एक कैलकुलेशन बिठाया गया और उस कैलकुलेशन के आधार पर ये चर्चाओं को जन्म दिया गया। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जिन नामों की चर्चा की जा रही है उनके बैकग्राउंड को खंगाला गया और बैकग्राउंड को खंगालने के बाद ये हुआ कि हाँ भाई ये हो सकता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह, आदिवासी नाम की चर्चा इसलिए क्योंकि कॉम्बिनेशन बनाने की कोशिश की जा रही है। आज से पहले का जिक्र मैं भूपेश बघेल के 2018 से 2023 तक का कर रहा हूं कि ओबीसी चेहरा, बतौर ओबीसी चेहरा 5 साल उन्होंने सरकार चलाई और जब जब आदिवासियों की बात हुई, जब जब ओबीसी की बात हुई, तब ये चर्चा छिड़ गई कि भारतीय जनता पार्टी तो ओबीसी का भी अपमान करती है, भारतीय जनता पार्टी आदिवासियों का भी अपमान करती है। इसकी काट के लिए अरुण साव को लाया गया। अरुण साव ओबीसी समाज से आते हैं और उसके बाद प्रदेश अध्यक्ष उनको बना दिया गया। एक काट के लिए दूसरी काट तैयार कर दी गई। उसके बाद आरक्षण की चर्चा छत्तीसगढ़ में छिड़ गई। जब आरक्षण की चर्चा छत्तीसगढ़ में छिड़ी तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो निवर्तमान है अभी, उन्होंने लगातार ये आरोप लगाने शुरू कर दिए कि आदिवासियों का अपमान करना मेन काम है भारतीय जनता पार्टी का। इस सब चीजों की वजह से ये समीकरण बनाने की कोशिश की जा रही है कि एक
आदिवासी होगा और जो दूसरा डीसीएम बनाया जाएगा वो ओबीसी समाज से हो सकता है। एक चर्चा ये भी है कि यदि डॉक्टर रमन सिंह को चर्चा की जाएगी, यदि चर्चा रमन सिंह की जाएगी तो दो ऐसे चेहरे हो सकते हैं, एक ओबीसी और एक दूसरा आदिवासी। ओबीसी अरुण साव का नाम प्रबल दावेदारी है क्योंकि वो प्रदेश अध्यक्ष है, दूसरा आदिवासी विष्णुदेव साय का नाम लिया जा रहा है। विष्णुदेव साय का नाम इसलिए भी तैर रहा है क्योंकि विष्णुदेव साय भी डॉक्टर रमन सिंह की तरह यस मैन है। आपको रमन सिंह का चर्चा लगातार इसलिए की जा रही है, 2003 आपको लेके चलता हूँ, 2000 से 2003 तक अजीत जोगी शासन में थे, उनके सामने लड़ने के लिए वहाँ से दिल्ली से उनको केंद्रीय मंत्री पद था जो उसका इस्तीफा दिलवाया गया और उसके बाद उनको रायपुर राजधानी रवाना कर दिया गया। उनको बोला आप चुनाव लड़वाइए, उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया, चुनाव लड़वाया गया और चुनाव लड़वाने के बाद जब सत्ता आई तो उनको कह दिया आप भी अब उपचुनाव लड़ लीजिए। उन्होंने भी उपचुनाव लड़ लिया, उसके बाद उनको सत्ता की चाबी सौंप दी गई। 15 साल उस यस मैन ने सरकार चलाई। ऐसे ही विष्णुदेव साय भी हैं यस मैन, उनको भी केंद्रीय मंत्री पद से इस्तीफा दिलवा दिया गया, रायपुर भेज दिया गया, प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया, फिर चुनाव लड़वा दिया गया। तो जिस तरीके से वो चीज़ें चल रही थी इस तरीके से ये चीज़ें भी चल रही है। इस वजह से जो दावेदारी है वो प्रबल हो जाती है। इसके इतर एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जो कॉम्बिनेशन है वो डीसीएम और सीएम का इसलिए है कि जातिगत समीकरण को तो साधा ही जाए, उसके साथ साथ जो मोदी की गारंटी है, क्योंकि ये सबको पता है कि छत्तीसगढ़ में आज से ठीक 3 महीने पहले भारतीय जनता पार्टी किसी रेस में है, भारतीय जनता पार्टी किसी दौड़ में, या भारतीय जनता पार्टी वो नंबर्स भी ला पाएगी, अपनी इज्जत बचा पाएगी, इस सब तरह की चर्चाएं होने लग गई थी। क्योंकि आपको याद है 15 सालों की सरकार 15 सीटों पर आके सिमट गई और कांग्रेस को वो नंबर्स मिले जो आज तक 23 सालों में छत्तीसगढ़ के इतिहास में किसी को नहीं मिले थे। 69 सीटों के साथ कांग्रेस को नंबर आए, उसके बाद 3-3 उपचुनाव हुए, कांग्रेस के नंबर्स बढ़ के हो गए 72। ये कल्पना किसी ने नहीं की थी। इसके इतर यदि बात की जाए, जितने भी उपचुनाव हुए भारतीय जनता पार्टी को मुंह की खानी पड़े। तो राजनीति के जो जानकार हैं वो राजनीति के पंडित लगातार ये सबके सामने रख दिए। बीजेपी जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद अपनी गारंटी के साथ लोगों के बीच में पहुंचे और वो गारंटी काम कर गई, वो नाम काम कर गया, बीजेपी प्रचंड बहुमत के साथ आ गई। आपने शुरुआत में कहा कि कुछ बीजेपी के बारे में कहा नहीं जा सकता कि क्या फैसला हो जाए, कौन नाम सामने आ जाए, कह पाना बहुत मुश्किल है, बिल्कुल सही है। लेकिन आपने जो सीएम और डिप्टी सीएम का जिक्र किया, क्या ये तय है कि सीएम के साथ डिप्टी सीएम भी होंगे और एक होंगे या दो होंगे, कौन से फॉर्मूले पर काम होगा? देखिए, डॉक्टर रमन सिंह यदि बनते हैं तो 2 बनाए जाएंगे और यदि कोई और चेहरा बनता है तो एक डिप्टी सीएम जरूर होगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि टोटल 54 में से 19 चेहरे ऐसे हैं जो पुराने बल्लम हैं, जो पुराने दिग्गज हैं, जो अटल जी की सरकार में भी मंत्री रहे हैं, जो दिल्ली में कई बड़े बड़े पदों पे रहे हैं, जो बात की जाए तो प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, केंद्रीय मंत्री रहे। उसके इतर उनमें से कुछ ऐसे भी हैं जो डॉक्टर रमन सिंह की सरकार में मंत्री रहे हैं, उनमें से कई ऐसे हैं जो 8-8 बार से विधायक हैं, उनमें से कई ऐसे हैं जो मध्य प्रदेश के समय भी मंत्री रहे। तो जो इस तरीके का कॉम्बिनेशन है, इन सब में जो हमने फिल्टर करके निकाले, फिल्टर इसलिए कह रहा हूँ 54 लोग हैं, 54 में से 19 नेताओं को हमने फिल्टर करके निकाला और जो आंकड़ा है, जादुई आंकड़ा, जो पूरा मंत्रिमंडल बैठेगा उसमें 13 के आसपास बैठेंगे, एक 14वां आदमी जो रहेगा वो रहेगा विधानसभा अध्यक्ष। तो 14 लोग, 19 में से 5 लोगों को आपको फिल्टर करना है। तो आप ये समझ लीजिए कि जो स्थिति बन रही है उसमें एक समीकरण बनाने के साथ बैठकर चर्चा करेंगे, कब एक नाम पर सहमति बन जाएगी, इसको लेकर अपडेट आपसे आगे हम दर्शकों तक पहुंचाएंगे। आप रहिएगा हमारे साथ। आलोक सर, हालांकि जब हम सीएम कौन का डिस्कशन करते हैं तो सबसे ज्यादा चर्चा राजस्थान की हो जाती है, लेकिन आज छत्तीसगढ़ का दिन इसलिए है क्योंकि आज संभावित है कि आज मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा ये साफ कर दिया जाएगा। आज विधायक दल की बैठक है। क्या एक नाम पर सहमति बनाना और ऐसे नाम पर सहमति बनाना जिससे किसी को कोई नाराजगी ना हो इतना मुश्किल है कि 3 दिसंबर से आज तक की तारीख खिंच गई 10 दिसंबर, या फिर ये जानबूझकर डिले किया गया ताकि राजस्थान और मध्य प्रदेश में भी जो सिरदर्द है वो दूर कर लिया जाए? क्योंकि अभी इन ऐलान के बाद सीधे सीधे फोकस 2024 पर करना है। पहले तो बहुत अच्छा बधाई देना चाहिए, दीपक विश्वकर्मा ने बहुत अच्छा विश्लेषण दिया। और दूसरी बधाई इस बात की कि अभी आपने खबर में भी दिखाया, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने कहा कि वो केवल इंडिया न्यूज देखते हैं। एक ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। इस तरह के और भी ऐसे नेता हैं जो अपने परिचित हैं, वो छत्तीसगढ़ में भी हैं
वो मध्य प्रदेश में भी है, देश में और क्षेत्रों में, राष्ट्रीय स्तर पर है। इसलिए इंडिया न्यूज की विश्वसनीयता बनी रहे, इस दृष्टि से भी मैं शुभकामना तो देता ही हूँ अपने साथियों की तरफ से भी। और मेरा ये मानना है कि देखिए, इसीलिए जो अभी दीपक ने भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन को, उनके दृष्टिकोण को और उनका जो विजन है आगे के लिए, इस दृष्टि से मैं भी ऐसा मानता हूं कि आदिवासी इलाकों में जिस तरह से बड़ी संख्या में उनको समर्थन मिला और उनकी सभाओं के दृश्य हमने देखे, इंडिया न्यूज पर भी दिखाए गए, सारे मीडिया में दिखाए गए, इस दृष्टि से इस बार मैं ऐसा मानता हूं कि जब से मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ एक था तब भी हम ये बात लिखते थे कि आदिवासी नेतृत्व की अपेक्षा वहां है। यदि प्रधानमंत्री को लगेगा कि यदि प्रशिक्षित करना है तब तो सेकंड, जैसा वो कह रहे हैं, डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना सकते हैं रमन सिंह जी के साथ, अन्यथा अनुभव के आधार पर या उनको गाइड करने के लिए रमन सिंह जी की सहमति लेकर, या रमन सिंह जी को जैसे कहते हैं कि आप संरक्षक की आप इनको गाइड भी करेंगे, ऐसी सहमति होने पर आदिवासी और महिला आदिवासी हो तो उससे भी ज्यादा होगा, क्योंकि ये केवल छत्तीसगढ़ का निर्णय नहीं है। रचना जी, ये बताना आवश्यक है कि इसका, इसीलिए अर्जुन मुंडा जी जो गए हैं वो भी मुख्यमंत्री रहे हैं, झारखंड हमसे बहुत अच्छी से परिचित है, तो झारखंड में, उड़ीसा में, तेलंगाना, आने वाले वर्षों में आदिवासी इलाकों में भी इसका असर होगा जो यहाँ मुख्यमंत्री बनेगा, क्योंकि इसके बाद से लोकसभा चुनाव का रथ शुरू हो चुका है। मैंने जिस दिन से परिणाम आए हैं उस दिन से प्रधानमंत्री ने शुरू कर दिया अभियान, अमित शाह जी ने कर दिया, आज अमित शाह जी तो बिहार में भी है। इसलिए मेरा ऐसा मानना है कि संभव है कि जो उन्होंने कहा, इसलिए मैं उसको रिपीट नहीं करूंगा, मैं बिल्कुल सहमत हूँ। आदिवासी महिला हो सकती हैं, एक दूसरे जो अनुभवी नेता हैं उनमें से किसी को कर सकते हैं, और ये केवल एक्सरसाइज इसलिए हो रही कि सभी विधायकों को यहाँ सिंहदेव टाइप जो कांग्रेस में या सचिन पायलट की तरह ड्रामे बाद में न हो। थोड़ी बहुत असंतोष तो सत्ता में जो रहेगा, परिवार में भी एक आप कुछ करते हैं तो दूसरा असहमत हो सकता है या उसके बारे में कुछ कमियां बता सकता है, छोटी से छोटी परिवार में भी ये संभव है। इसलिए ये होगा थोड़ा, लेकिन उन सबको कॉन्फिडेंस में लेकर के। और एक बात दर्शकों को याद दिलाना है कि रमन सिंह जी 15 साल रहे, शिवराज सिंह जी 18-20 साल से चल रहे हैं। यहाँ ऐसा नहीं है कि हर बार बदल दें, क्योंकि हम मध्य प्रदेश में, मेरा दुख हमेशा रहा, या बिहार में भी, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस राज में 5 साल में 6 मुख्यमंत्री बदल जाते थे। ये उससे अस्थिरता से प्रदेश का विकास नहीं हो पाता। आप सोच समझ करके, ठोक बजा करके बनाए, आवश्यक आदि, कोई इमरजेंसी आती है, कोई अपवाद हो जाता है, कोई संकट आता है तो बदलते हैं। गुजरात में भी 1-2 बार बदलने की जरूरत पड़ी, लेकिन जहां तक मेरा अनुभव है, भारतीय जनता पार्टी अपने मुख्यमंत्रियों को छेड़ती नहीं है। एक तो वो बहुमत लाने तो उनका दायित्व है, लेकिन 5 साल तो चलाए, 5 साल बाद बदल सकते हैं। वसुंधरा राजे 5 साल, उनको तो नहीं छेड़ा गया, उनके खिलाफ भी लोग थे, बल्कि उनकी सुविधा के लिए अभी बीच में गवर्नर बना दिए गए थे जो उनके प्रतिद्वंदी हो सकते हैं, ताकि और नया नेतृत्व तो उभर कर सामने आए। तो छत्तीसगढ़ में कोई खतरा नहीं है। पुराने नेता रमन सिंह हैं, रमेश भाई सब चूंकि गवर्नर हो चुके हैं, वरना कभी वो भी प्रतिद्वंदी रहे थे, वो महाराष्ट्र में गवर्नर हैं, पहले झारखंड में भी रहे हैं, और ब्रजमोहन अग्रवाल भी हैं। लेकिन इन सबको, जो पुराने नेताओं को विश्वास में रख करके नए नेतृत्व के लिए सबको कंपैरेटिवली आलोक सर, मध्य प्रदेश और राजस्थान के मुकाबले छत्तीसगढ़ में उतना ज्यादा मुश्किल है भी नहीं, लेकिन हाँ, हर इक्वेशन को ध्यान में रखना है। जैसे कि दीपक विश्वकर्मा भी अभी जिक्र कर रहे थे कि कोई महिला चेहरा हो जाए, आदिवासी चेहरा हो जाए, या ओबीसी से आ जाए, इन सभी इक्वेशंस को ध्यान रखा जा रहा है 2024 के लिहाज से भी, और इसलिए भी कि सभी की सहमति एक नाम पर बन जाए। हालांकि सीएम और डिप्टी सीएम, इस फॉर्मूले पर छत्तीसगढ़ में अभी विचार चल रहा है। विधायक दल की बैठक के बाद साफ हो जाएगा कौन होगा मुख्यमंत्री का चेहरा। साथ ही साथ जो राजस्थान और मध्य प्रदेश है, वहां भी रस्साकशी जारी है, वहां भी मंथन जारी है। और आगे बढ़ूं उससे पहले राजस्थान का अपडेट दर्शकों को दे दें। राजस्थान में सीएम पद के चेहरों पर अभी पेच फंसा हुआ है। राजस्थान में सीएम को लेकर हलचल तेज हो गई है, बातचीत लगातार हो रही है। दिल्ली से लेकर जयपुर तक बैठकें एक के बाद एक हो रही हैं। इसमें कई बड़े चेहरे तो दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं। वसुंधरा राजे, जो कि लगातार शीर्ष नेताओं से मुलाकात करती रही, सीएम की रेस में अब जब नाम सामने आ रहे हैं, सबसे आगे नाम वसुंधरा राजे का है। बाबा बालकनाथ का नाम भी बहुत ज्यादा आगे चल रहा है। हालांकि बाबा बालकनाथ ये कह रहे हैं कि सीएम की रेस से मैं बाहर हूं, अफवाहों पर आप ध्यान मत दीजिए। वो कह रहे हैं कि पीएम मोदी के मार्गदर्शन में मुझे अभी अनुभव हासिल करना है, बहुत काम करना है। हालांकि ऐसा होता भी है,
ये कहा जाता है कि मैं मुख्यमंत्री की रेस में नहीं हूं या मेरा नाम नहीं है, फिर अचानक से सरप्राइज सामने आ जाते हैं। साथ ही साथ दिया कुमारी और अर्जुन राम मेघवाल का नाम भी सामने आ रहा है मुख्यमंत्री के तौर पर। अब ये जो संभावित चेहरे हैं, क्या इन्हीं में से एक नाम फाइनल हो जाएगा, या फिर जो बीजेपी करती आई है, या फिर ये हम कहें कि मैक्सिमम देखा गया है कि किसी अलग से चेहरे को एकदम सरप्राइजिंग एलिमेंट के साथ में सामने रख दिया जाता है और बताया जाता है कि ये होंगे आज से मुख्यमंत्री। मनु भी हमारे साथ जुड़ गए हैं जो कि एमपी के बारे में जानकारी देंगे। लेकिन मनु शर्मा जी राजस्थान के बारे में अपडेट ज्यादा रखते हैं और मैं पहले मनु जी का ही रुख कर लेती हूँ। मनु जी, चूंकि आज छत्तीसगढ़ में विधायक दल की बैठक हो रही है, कौन होगा मुख्यमंत्री ये साफ हो जाएगा। लेकिन अगर आप खबरों को सर्च भी करेंगे, अगर आप गूगल भी करेंगे कि सीएम कौन, तो ज्यादा खबरें राजस्थान को लेकर हैं। क्या ये समझें कि इन 3 राज्यों में जो सबसे ज्यादा मंथन और सबसे ज्यादा पेच फंसा है वो राजस्थान में ही फंसा है, और कौन टॉप 2 या टॉप 3 फेसेस हैं अभी आपके सोर्सेज के हवाले से? बिल्कुल आपने ठीक कहा, क्योंकि कोई नहीं बता सकता, और इसलिए भी कि तीनों राज्यों के जो पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए उसमें सबसे ज्यादा हैवीवेट पर्यवेक्षक जी आवाज मेरी आवाज मिल रही? मनोज जी, माफी के साथ मैंने राजस्थान से मनु जी से सवाल किया था। एमपी का जिक्र होगा तो मैं आपसे सवाल करूंगी, सॉरी। बिल्कुल रचना, राजस्थान को लेकर के काफी जो मान रहे हैं कि जद्दोजहद ज्यादा हो रही है, क्योंकि राजस्थान के अंदर जो एक तो बड़े दिग्गज चेहरे जो है नाम सामने है, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे हैं, गजेंद्र सिंह शेखावत है, अर्जुन मेघवाल है, अश्विनी वैष्णव का नाम भी चला है यहाँ पर। इसके अलावा जो जीत करके आए हैं चेहरे उसके अंदर भी कम वो नहीं है, दिया कुमारी है, राज्यवर्धन राठौड़ है, किरोड़ी लाल मीणा है, ये तमाम वो चेहरे हैं। यहाँ तक कि अब तो जो प्रदेशाध्यक्ष है सीपी जोशी जो चित्तौड़ से सांसद है, उनका भी नाम सामने आने लगा है कि अगर कहीं भारतीय जनता पार्टी किसी ब्राह्मण नेता को अगर आगे रखना जाएगी तो सीपी जोशी का नाम भी रहेगा। तो ये तमाम बातें चल रही है। लेकिन मैं 1-2 अपडेट और देना चाहता हूँ। कल जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, उन्होंने राजस्थान के 115 जो सांसद है उनसे चर्चा भी करी है, वर्चुअली चर्चा हुई है, सबको 35-35 का ग्रुप बना करके उनसे चर्चा हुई है 3 बार के अंदर 10 से 15 मिनट। हालांकि जो पार्टी की ओर से बताया जा रहा है वो ये है कि प्रधानमंत्री मोदी की जो यात्रा होने वाली है उसको लेकर के चर्चा हुई है, जो 17 दिसंबर तक एक यात्रा निकलेगी, उसकी तैयारियों के निर्देश दिए गए हैं विधायकों को। लेकिन साफ तौर से अगर नड्डा ने बात करी है तो जरूर विधायकों से बातचीत की होगी, एकजुट होकर के और संगठन के साथ चलने की बात कही होगी, ये मान करके चला जा रहा है। तो दूसरी बात है कि जो नए नाम निकल करके सामने आ रहे हैं उसके अंदर दिल्ली के अंदर चाहे कुछ भी डिस्कशन हो रहा हो राजस्थान को लेकर के, लेकिन राजस्थान के लोगों की जो बात निकल करके सामने आ रही है कि 115 में से जो विधायक अगर उनमें से रहेगा कोई चेहरा निकल करके सामने, तो पार्टी भी यही सोच सकती है कि एक बार विधायकों की रायशुमारी जो है इसकी अंदर कर ली जाए। और आज शायद जयपुर राजनाथ सिंह का और जो उनके साथ में 2 लोग और जोड़े गए हैं ऑब्जर्वर के रूप में, विनोद तावड़े और सरोज पांडे, वो आज शाम तक यहाँ जयपुर पहुंच सकते हैं और विधायकों से 1-on-1 बात कर सकते हैं। दूसरी बात, पार्टी ने जो है 2 दिन के लिए विधायकों को जयपुर में रुकने का कहा है। हालांकि आधिकारिक रूप से अभी तक कोई पत्र जारी नहीं किया गया है, लेकिन जो 4-5 विधायकों से हमारी बात हुई है, टोंक रोड पर एक होटल जो है वो ले ली गई है, उसके अंदर उन विधायकों को रुकवाया जाएगा और वहां पर 1-on-1 ये लोग बैठ करके बातचीत कर सकते हैं। तो अब पर्दा जो है कल तक हटने का है, क्योंकि विधायक दल की बैठक राजस्थान में भी कल हो सकती है, लेकिन अभी पत्र जारी नहीं किया गया है। वसुंधरा राजे दिल्ली में ही है क्या, या फिर वापस लौट गई है? देखिए, अभी तक उनका दिल्ली का ही कार्यक्रम है, आज उनका जयपुर लौटने का कार्यक्रम है कि वो जयपुर आ सकती हैं आज, क्योंकि अब जब सारी कवायद जयपुर में होगी, जब पर्यवेक्षक जयपुर के अंदर बैठेंगे तो वो भी जयपुर लौट करके आज उनके साथ में शामिल हो सकती है। जी, जेपी नड्डा ने विधायकों से बात की है, यानी कि उनका मन टटोलने की कोशिश, हालांकि बहाना कुछ दूसरा बना दिया गया, ऐसा हो नहीं सकता कि सीएम फेस को लेकर बात ना हुई हो। साथ ही साथ वसुंधरा राजे पहली बार हुआ है कि कोई विधायकों से वर्चुअली जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष ने सीधे तौर पर बातचीत की, और ये इसी से माना जा सकता है कि राजस्थान को लेकर के कितना विधायकों का मन टटोलने की कोशिश हो रही है, और क्या कुछ आगे अगर कोई परेशानी खड़ी ना हो उससे पहले सारी कवायद की जा रही है। ठीक है मनु जी, आप रहिएगा। इंटरेस्टिंग एलिमेंट आपने बता दिए हैं। अब चूंकि मध्य प्रदेश में भी काफी दिलचस्प तस्वीरें सामने आ रही हैं और मंथन बहुत ज्यादा हो रहा है। मनु जी हमारे साथ हैं और चुनाव प्रचार के दौरान लगातार आम लोगों के बीच भी रहे और जो रिजल्ट आए वो वाकई चौंकाने वाले रहे। मनु जी, अगर शिवराज सिंह चौहान ये कह रहे हैं कि भाई मुख्यमंत्री की रेस में मैं नहीं हूं, लेकिन लगातार लोगों के बीच में जा रहे हैं, कल तो बड़ा बयान दे दिया, कहा कि भैया या फिर मामा से बड़ा कोई पद है क्या?
जी बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान मैदान छोड़ने को तैयार नहीं है। वो लगातार क्योंकि जब से ये परिणाम आए, जब से ये निकल कर आया है कि पार्टी आलाकमान किसी और को मुख्यमंत्री बना सकता है, उन्होंने अपने सारे दौरे तय कर लिए हैं। वो कमलनाथ के गढ़ में गए छिंदवाड़ा में, और उन्होंने कहा कि यहाँ पर हम 6 सीटों पर चुनाव हारे हैं, मैं यहाँ पर 6 से 6 सीटों पर चुनाव जिताऊंगा। और एक लोकसभा की सीट यानी कि 28 मध्य प्रदेश में बीजेपी के पास है और एक छिंदवाड़ा सीट कांग्रेस के पास है, तो मैं छिंदवाड़ा सीट भी जीतूंगा, यानी कि बीजेपी जीतेगी और 29 मालाओं की हार बनाकर हम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पहनाएंगे। अब सबसे बड़ा सवाल है कि साहब, देश के प्रधानमंत्री जब अपने नेतृत्व में 28 जीत चुके तो 29 भी जीत जाएंगे। लेकिन उसके बाद छिंदवाड़ा से श्योपुर, श्योपुर से रावगढ़, लगातार वो सम्मेलन कर रहे हैं, लाडली बहना के सम्मेलन कर रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान असल में बहुत संकेतों की राजनीति करते हैं। आप देखिए जिस तरीके से मध्य प्रदेश में विधायकों की दौड़ लगी है, राज्य के साथ मिल रहे हैं, विधायकों का इधर उधर आना जाना शुरू हुआ है, बाड़ेबंदी हो रही है। छत्तीसगढ़ में भी जब परिणाम निकल कर आ रहे तो रमन सिंह के पास कई सारे विधायक मिलने पहुंचे, कई सारे विधायकों को बुलवाया गया, लेकिन शिवराज सिंह चौहान ने ऐसा बिल्कुल नहीं किया, क्योंकि वो जानते थे ये मध्य प्रदेश है। जब यहाँ पर उमा भारती विरोध करने के बाद कुछ नहीं कर पाई, इतनी बड़े भारी बहुमत से जीतने के बाद, उन्हीं के नाम की जीत थी, उसके बावजूद भी सिर्फ 6 विधायक उनके साथ निकले विधायक दल की बैठक के बाद, और सारे के सारे बाद में वापस आ गए। तो ये करने से कुछ नहीं हुआ, वो संकेतों की राजनीति कर रहे हैं। उनके जो आसपास सलाहकार लोग हैं वो लाडली बहना को प्रमोट कर रहे हैं, वो लगातार ये संकेत देने की कोशिश कर रहे हैं कार्यक्रमों में। लाडली बहना उनके पास जा रही है, वो उनको धन्यवाद दे रही हैं, उनके साथ गाना गा रही हैं। यानी आप कह रहे हैं कि अंदर अंदर तो मुख्यमंत्री बनने का सपना पाले हैं, लेकिन ऊपर से दिखा नहीं रहे। लेकिन साथ ही एक इम्पॉर्टेंट बात ये भी कि अगर केंद्रीय चेहरों को आप चुनाव में उतार रहे हैं, अगर उनका इस्तीफा करा के आप विधायक के तौर पर उन्हें जिम्मेदारी अब आगे देना चाहते हैं, तो उन केंद्रीय चेहरों को आप एक नाम पर सहमत कैसे करेंगे? देखिए, सहमति और असहमति का सवाल नहीं होता, क्योंकि तमाम जो केंद्रीय नेता हैं, जो सांसद हैं, केंद्रीय मंत्री जिन्हें चुनाव लड़ा है, वो जीत कर भी आए। सबने ये कहा कि ये देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जीत है, ये मोदी मैजिक है जिसके कारण हम जीत कर आए। और लाडली बहना की योजना को उन्होंने बहुत कमतर आंका है, बहुत कम श्रेय दिया है, वो सभी इस बात को नहीं मान रहे। और सबसे बड़ी बात है कि जो भी उम्मीदवार, चाहे वो छत्तीसगढ़ में हो, मध्य प्रदेश में हो या राजस्थान में हो, जो तय कर लिया जाएगा वो तय हो जाएगा। लेकिन राजस्थान में इसलिए सहमति बनाने की कोशिश की गई है, बड़े नेता के तौर पर राजनाथ सिंह गए। मध्य प्रदेश में ऐसा नहीं है और छत्तीसगढ़ में ऐसा नहीं है। छत्तीसगढ़ में जो नाम लिया जाएगा उसको सभी को स्वीकारना पड़ेगा। हाँ, रमन सिंह जरूर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं संकेतों के जरिए, बातचीत के जरिए, कि भाई अगर उम्मीदवार उन्हें नहीं बनाया जाता है तो उनकी सहमति से किसी दूसरे को उम्मीदवार बनाया जाए। और इस कड़ी में उनके 2 नाम हैं, एक नाम विष्णुदेव साय है, दूसरा नाम ओपी चौधरी है। लेकिन पार्टी आलाकमान अरुण साव पर सहमति बनाता नजर आ रहा है, क्योंकि वो मानता है पहली बार अरुण साव साहू समाज से आते हैं और छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा आबादी साहू समाज की है। ताम्रध्वज साहू को कांग्रेस ने आगे किया था प्रदेश अध्यक्ष बना के, आपको याद होगा, लेकिन मुख्यमंत्री नहीं बनाएगा। तो साहू समाज यानी कि जिस समाज से नरेंद्र मोदी आते हैं उसी समाज से अरुण साव आते हैं। और छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी आबादी है। दुर्ग संभाग को प्रतिनिधित्व मिल गया है, रायपुर संभाग को प्रतिनिधित्व मिल गया है, लेकिन बिलासपुर संभाग को अभी तक छत्तीसगढ़ में प्रतिनिधित्व नहीं मिला है, वो बिलासपुर से आते हैं। मध्य प्रदेश की बात करें, मध्य प्रदेश में कई बड़े नेता हैं, नरेंद्र सिंह तोमर हैं, प्रहलाद पटेल हैं। अच्छा, आपकी बातों में भी इशारा मिल गया मनोज मनु, आपकी बातों में भी इशारा मिल गया कि भाई देखिए आसान राज्य है छत्तीसगढ़, वहां आज ऐलान हो जाएगा। मध्य प्रदेश के लिए अभी थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। छत्तीसगढ़ को लेकर आज पिक्चर साफ हो जाएगी। आज कौन होगा मुख्यमंत्री ये तय होना है, क्योंकि विधायक दल की बैठक हो रही है और पर्यवेक्षक भी पहुंच गए हैं। लेकिन राजस्थान और मध्य प्रदेश को लेकर अभी भी मंथन चल रहा है। आखिर कौन सा वो रोड़ा है जो अटका हुआ है, जिसकी वजह से नाम सामने नहीं आ पा रहे हैं? अजीत मंडोला जी, क्योंकि अभी बीजेपी आगे 2024 की तैयारियों में जी जान से जुटना चाहती है, इसीलिए कोई सिरदर्द राज्यों से नहीं चाहती। क्या इसीलिए इतना टाइम टेकिंग हो रहा है एक नाम पर सहमति बनाना? नहीं, देखिए, बीजेपी बहुत अच्छी जीत हासिल करी है बीजेपी ने तीनों राज्यों में। और सबसे बड़ी बात ये, बीजेपी के सामने कोई विपक्ष नहीं है, कोई अपोजिशन नहीं है। बीजेपी जो चाहे जब चाहे करे। कांग्रेस भले ही सवाल उठाए कि लेट करते जा रहे हैं, लेकिन कांग्रेस खुद अपने आप में फंसी हुई है। कांग्रेस के पास कोई विकल्प भी नहीं बचा है, जबकि बीजेपी जानती है कि भाई हमको मैं कल भी मैंने कहा था इस बात को कि बीजेपी की रणनीति ये है कि इस बार 5 साल के लिए मुख्यमंत्री नहीं बनाना। बीजेपी का टारगेट है 10 साल के लिए मुख्यमंत्री बनाना। देखिए, छत्तीसगढ़ में पहली बार ऐसा हुआ कि भूपेश बघेल हार गए, वरना वहां का मुख्यमंत्री 2 या 3 बार का टर्न पूरा करता है। अजीत जोगी भी 2-3 बार रहा है, रमन सिंह जी भी रहे। छत्तीसगढ़ में इस बार बीजेपी ने जो रणनीति बनाई उसमें बघेल फंस गए। अब
तीनों जगह रमन सिंह या शिवराज सिंह चौहान या वसुंधरा राजे, इन तीनों की सहमति जरूर होगी, मेरा मानना है। और जो बार बार हम लोग एक बात कह रहे हैं कि उप मुख्यमंत्री, मेरे को लगता है कि उप मुख्यमंत्री वाला मामला तीनों राज्यों में नहीं होगा। बीजेपी ने केवल उत्तर प्रदेश में ये फॉर्मूला करा उप मुख्यमंत्री वाला, जो भी बनेगा सॉलिड होगा, उसी मुख्यमंत्री के इर्द गिर्द पूरी प्रदेश की राजनीति होगी, क्योंकि ये नया नेतृत्व तैयार करना है। इसमें बीजेपी नहीं चाहेगी कि कोई खुड़पेंच हो, कोई बीच में कोई नया गुट उभरे या तमाम तरह के मीडिया में कयासबाजी लगाई जाए कि गुटबाजी हो रही है। बीजेपी जिसे भी लाएगी वो सॉलिड होगा और उसी का नेतृत्व सबको मानना पड़ेगा। उसमें मुझे नहीं लगता किंतु परंतु वाली बात होगी, इसलिए देर लग रही है। बीजेपी को कोई जल्दी भी नहीं है। 15 तारीख तक का टाइम है। 15 अगर हिंदू उसके रीति रिवाज के हिसाब से 15 से मल मास लगेंगे तो मानकर चलिए कि 14 तक आपको तीनों स्टेट के मुख्यमंत्री मिल जाएंगे। और मैं राजस्थान का सुन रहा हूँ कि राजस्थान में हो सकता है थोड़ी देर हो जाए, कि राजनाथ सिंह जो वहाँ के ऑब्जर्वर बनाए गए हैं, कल राष्ट्रपति लखनऊ जा रही हैं, तो हो सकता है कि वो लखनऊ रहें कल। वो कल शाम पहुंचे जयपुर में, तो राजस्थान का मसला मंगलवार तक जा सकता है, ऐसा मेरा मानना है। सोमवार को शायद मध्य प्रदेश का हो जाए। तो ये 15 तारीख से पहले ही मुख्यमंत्री मिलेंगे, इसलिए बीजेपी निश्चिंत है कि मलमास 15 को लग रहा है, इसलिए हमारे पास 3-4 दिन है, आराम से काम करें, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, ये आज ही सुबह मैंने भी पढ़ा है, भारतीय पंचांग के मुताबिक 16 तारीख से पहले सब कुछ निपटा लिया जाएगा, शपथ ग्रहण हो जाएगा, क्योंकि मलमास की शुरुआत हो जाएगी। यानी अगले 2 दिन बहुत ज्यादा डिसाइसिव रहने वाले हैं तीनों ही राज्यों के लिहाज से। अरविंद सर, अगर वसुंधरा राजे लगातार दिल्ली में डटी रहती हैं, हालांकि आज जयपुर लौट रही हैं, तो इसका क्या इंडिकेशन समझा जाए? उधर मध्य प्रदेश में जहां बीजेपी प्रचंड बहुमत के साथ आ गई है और ये अनएक्सपेक्टेड सा लग रहा था बाकी एग्जिट पोल में भी, उसके बाद शिवराज सिंह चौहान जगह जगह घूम रहे हैं, लोगों को बड़ा प्यार लुटा भी रहे हैं और उन्हें बड़ा प्यार मिल भी रहा है। इस तस्वीर को कैसे समझें? देखिए, आज छत्तीसगढ़ के लिए मीटिंग हो रही है और मुझे लगता है कि आज जो फैसला होगा उससे कुछ सूत्र, सिर्फ छत्तीसगढ़ का तो फैसला हो ही जाएगा, मध्य प्रदेश और राजस्थान के लिए भी सूत्र निकलेंगे। अगर किसी महिला आदिवासी को बना दिया गया, 3 नाम चल रहे हैं, अगर किसी महिला आदिवासी को बना दिया गया तो वसुंधरा जी का नंबर मेरे ख्याल से नहीं आएगा। ऐसे भी आना कोई बहुत आसान नहीं है, लेकिन अगर छत्तीसगढ़ में किसी महिला को अवसर मिला तो उनका भी ठीक यही बात ओबीसी के लिए है। अगर ओबीसी नाम कोई, अरुण साव का नाम बहुत मजबूती से आगे चल रहा है अभी, तो अरुण साव आते हैं तो फिर शिवराज के लिए या प्रहलाद पटेल के लिए मुश्किल होगी, क्योंकि बीजेपी ने ये जो दांव चला है केंद्रीय नेताओं को राज्य में उतारने का, इसके इम्प्लीकेशन बड़े हैं। आपको याद होगा कि जब पहली बार नरेंद्र तोमर मंत्री बने तो 6 मंत्रालय केंद्र के उनके पास थे, स्टील, माइंस, फर्टिलाइजर, केमिकल्स, लेबर, इस तरह के 6 बड़े मंत्रालय उनके पास थे। अगर वो आदमी राज्य में भेजा जाता है और विधायक बन जाए या फिर एक कोई राज्य का मंत्री बने केंद्रीय मंत्री की जगह, तो उसका डिमोशन क्यों हुआ इतना प्रिय प्रधानमंत्री को होने के बाद? ठीक ये बात मेरे ख्याल से 10 से ज़्यादा ऐसे लोग जो गए हैं ऊपर से उतारे गए हैं, उन सब के लिए होगा, तो वो संभालना मुश्किल है। लेकिन जो नाम चल रहे हैं तो वही फिर सुविधा हो जाएगी। अगर वहाँ ओबीसी कैंडिडेट आ गया तो फिर यहाँ नॉन ओबीसी या किसी राजपूत को बनाने में सुविधा हो जाएगी। वहाँ राजपूत बना दिया गया तो वसुंधरा का नंबर वैसे भी फिर कट जाएगा, क्योंकि महिला भी हो गई, राजपूत भी हो। तो ये तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और मुझे लगता है कि ये फैसले की शुरुआत अगर छत्तीसगढ़ से हो रही है तो ये अच्छी पहल है, क्योंकि सबसे जहाँ आसान दिखता है उसको सुलझा लेना पहले ज्यादा सुविधाजनक होगा। अच्छा, एक बात मैं पूछना चाहती हूँ आपकी बात के बीच से, आपने कहा वसुंधरा राजे होंगी, ये इतना आसान भी नहीं दिखता है, लेकिन वसुंधरा राजे जो लगातार हार जीत का हिसाब लेकर दिल्ली में डटी रहती हैं, शीर्ष नेताओं से मुलाकात करती रहती हैं, अगर उनके नाम पर सहमति नहीं बनी तो जो बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पर भी चल रहा है कि अशोक गहलोत की पिक्चर दिखाते हैं मुस्कुराते हुए कि वो जानते हैं कि वसुंधरा राजे अगर वहां से नाराज होंगी तो छिटक कर यहाँ अपने समर्थकों के साथ आ सकती हैं, ऐसा कुछ हो सकता है क्या? देखिए, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में इसकी गुंजाइश 0 मान के चलनी चाहिए और उमा भारती का अच्छा उदाहरण है कि उनके साथ कोई नहीं गया। एक प्रहलाद पटेल गए और प्रहलाद पटेल के बारे में माना जाता है कि काफ़ी ब्राइट थे और उनका पॉलिटिकल कैरियर उस प्रकरण के बाद से नीचे गया है। राजस्थान के बारे में ये कहना मुश्किल है, क्योंकि पिछली बार अगर राजनाथ सिंह ने कदम वापस खींचे थे और बीजेपी ने कदम वापस खींचे थे
इसी वसुंधरा राजे को लेके, तो इसका मतलब कि लॉयल्टी वाला पॉइंट राजस्थान में काफी है। और अभी भी जो दावे वसुंधरा की तरफ से हो रहे हैं और जितने विधायक उनसे मिलने आ रहे हैं, बहुत ऑब्वियस, आज जो जेपी की मीटिंग कल हुई है, जेपी ने जो विधायकों से मीटिंग की है उसके बारे में कहा जा रहा है कि वो प्रधानमंत्री की यात्रा को लेके है, लेकिन उसमें अनुशासन का पार्ट सबसे ऊपर पढ़ाया गया। सबसे प्रमुख तत्व था कि अनुशासित रहना है और पार्टी को अनुशासन की जरूरत है। तो इसका मतलब कि राजस्थान को लेके अभी भी पार्टी लीडरशिप को डाउट है और राजस्थान में लॉयल्टी वाली चीजें ज्यादा है। 2 बार चीफ मिनिस्टर रहने के चलते भी वसुंधरा राजे ने मेरे ख्याल से काफी सारे लोगों पे ऐसे एहसान किए हो। पार्टी पर एहसान सिंधिया परिवार का क्या है ये बताने की जरूरत नहीं है। वसुंधरा का क्लेम उससे भी बनता है कि विजय राजे ने किस तरह से पार्टी खड़ा करने में मदद किया। तो उस तरह का कॉन्फिडेंस दिखाई भी देता है वसुंधरा राजे की बॉडी लैंग्वेज में या उनकी पर्सनालिटी में, वो कॉन्फिडेंस नजर आता भी है। और इसीलिए अगर हार जीत का हिसाब लेकर कोई पहुंच जाए, दिल्ली में डटा रहे, तो उसके भी मतलब है, मायने हैं, और हो सकता है इसीलिए भी इतना ज्यादा टाइम लग रहा हो। कुछ कहना चाहते हैं आप अजीत जी? नहीं, देखो, मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि वसुंधरा राजे को लेकर हम लोग गलत वो कर रहे हैं कि भाई वो पार्टी तोड़ सकती है, इधर जा सकती है, ऐसा नहीं है। और वो अभी दिल्ली में इसलिए रह रही हैं क्योंकि अभी ऑब्जर्वर का ही पता नहीं है कि कब उनको जयपुर जाना है। तो अब मैं बार बार इस बात को कह रहा हूँ कि ये मानकर आप चलिए कि राजस्थान में बीजेपी में कोई टूट नहीं होने वाली है, किसी प्रकार का कोई फ्रैक्शन नहीं होने वाला है। वहां पर जो दिल्ली से नाम तय होगा, राजनाथ सिंह जी जिस दिन दिल्ली जयपुर पहुंचेंगे, मेरा मानना है कि वसुंधरा जी भी उसी दिन जयपुर पहुंचेंगी। अब राजनाथ सिंह जी आज जाते हैं या कल शाम को पहुंचते हैं, ये हमको 1-2 दिन इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन ये मानकर चलिए कि कोई टूट फूट बीजेपी में नहीं होने जा रही है, वहां पर कोई ऐसी बात नहीं है, क्योंकि सामने कांग्रेस बहुत कमजोर हो चुकी है। कोई रिस्क मोल नहीं लेगा इस वक्त आज के दिन में। अगर कांग्रेस थोड़ी सी भी ताकतवर होती तो वसुंधरा जी सोचती, लेकिन बार बार वसुंधरा जी को टारगेट नहीं करना चाहिए मेरे ख्याल से। जो रिबेल आए हैं जीत के, वो और प्लस कांग्रेस और बीजेपी के बीच उनके 4-5 रिबेल जीते हैं। उन्होंने 10-12 पे दांव खेला था, 4-5 ही जीत पाए हैं उनमें। और क्योंकि 115 बीजेपी के पास है और जो बाकी जो निर्दलीय दूसरे जीते हैं, उन्होंने बीजेपी के आला कमान के पक्ष में बोलना भी शुरू कर दिया है। तो मेरा ये मानना है कि वसुंधरा राजे जी के साथ 2-4-5 होंगे। जैसी नाम अनाउंस होगा किसी तीसरे चेहरे का, तो वो सब बोलना भी बंद कर देंगे। लेकिन राजनीति, आप सभी बहुत अनुभवी हैं, आप सभी बहुत अनुभवी हैं, दशकों का अनुभव रखते हैं, लेकिन राजनीति में हम ये भी देखते हैं कि कभी भी कुछ भी दिखाई देता है, कभी भी कुछ भी संभव हो जाता है। असीम संभावनाएं राजनीति में कही जाती हैं। जो आज दुश्मन है वो कल दोस्त हो जाते हैं, कौन किससे हाथ मिला दे मालूम नहीं होता। और जैसा मनु शर्मा भी थोड़ी देर पहले बता रहे थे राजस्थान को लेकर, मेरे सीनियर कोलीग राकेश कुमार सिंह भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। राकेश, अभी थोड़ी देर पहले मनु बता रहे थे कि जेपी नड्डा ने विधायकों से वर्चुअली बात की है और अलग अलग ग्रुप्स में बात की है, और ये पहली बार ऐसा है जब बीजेपी का कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष कद का नेता इस तरह वर्चुअली जुड़े। हालांकि रीजन ये बताया गया कि प्रधानमंत्री की यात्रा को लेकर बातचीत हो रही है, लेकिन क्या ये पॉसिबल है कि मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर बात ना हुई हो? देखिए, जिस तरह से अगर बात करें शुक्रवार के बीजेपी के जो टॉप लीडरशिप है, उनसे हम लोगों ने बातचीत की थी। बातचीत में सीधे तौर पर उनका कहना था कि सोशल जो कॉम्बिनेशन है उसको ध्यान में रखा जाएगा, और सीधे तौर पर कहा कि कोई दिक्कत नहीं है। जहां तक समय लगने की बात है, समय जो है सारी चीजों को, तथ्यों को ध्यान में रखा जा रहा है। लेकिन कल जो जेपी नड्डा ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी निर्वाचित विधायकों से जो बातचीत की है, उनका एक तरह से भले ही जो है वो यात्रा को लेकर, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि पार्टी हाईकमान उनका मन भी टटोलना चाहता था। और जिस तरह से अरविंद जी बोल रहे हैं या मंडोला जी बोल रहे हैं, साफ तौर पर इस बार ये नहीं है कोई केंद्रीय नेतृत्व को चैलेंज करके सीएम बन जाएगा, ऐसा नामुमकिन है। और केंद्रीय नेतृत्व जिस नाम को यहाँ से भेजा जाएगा उसी पर सहमति बनेगी। और ये जरूर है कि राजनाथ सिंह को भेजे जाने के मायने को आपको समझना होगा। राजनाथ सिंह, आपने देखा था जब अध्यक्ष थे, बीजेपी के अध्यक्ष थे, तो वसुंधरा राजे से आप संबंध को देखिए किस तरह से। तो राजनाथ सिंह को भेजा जाना ये साफ है कि राजनाथ सिंह जाएंगे और वो नाम पक्का होगा। तो ये कहना कि कोई और केंद्रीय आलाकमान को कोई चैलेंज करे,
तो ऐसे समय में ये बीजेपी के हाईकमान को चैलेंज करने की स्थिति में कोई नहीं होगा और जो नाम जाएगा उस पर सहमति बनेगी। अब ये जरूर है कि दो डिप्टी सीएम को लेकर भी चर्चा सामने आई है और जातीय समीकरण, सोशल जो स्ट्रक्चर है उसको ध्यान में रखकर ये फैसला लिया जाएगा। जब कल ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के जो करीबी हैं उनसे बातचीत हो रही थी, वो बोला कि इसमें कोई जल्दबाजी नहीं है राजनाथ सिंह जाने को लेकर, सारा चीज जो है एक जो लिखे हुए स्क्रिप्ट के अनुसार काम किया जा रहा है, जो निर्णय है वो निर्णय होगा, उसमें कतई डिगने का सवाल नहीं उठता है। लेकिन 3 दिसंबर जब रिजल्ट हम सबके सामने आ चुके थे, अभी आज 10 दिसंबर और अभी तीनों राज्यों में नहीं तय हो पाया है कि मुख्यमंत्री कौन होगा। आलोक सर, जब जो घर के बड़े बुजुर्ग होते हैं वो बड़ा ध्यान रखते हैं कि भाई शुभ मुहूर्त में कोई काम हो, किसी भी तरह से कुछ अशुभ संकेत ना हो, सब कुछ अच्छे से चले। अब यहाँ जब 16 तारीख से पहले सब कुछ करना है तो अब तो तेजी में फैसले करने होंगे। मंथन करते करते तो अब 1 हफ्ते से ज्यादा हो गया है। रचना जी, मैं फिर से कहूँगा, हाँ ये सही है, मुहूर्त जरूर सब लोग देख रहे होंगे जिसको मुख्यमंत्री बनना है। और केवल यही नहीं, कांग्रेस में भी चाहे दिग्विजय सिंह हो, सोनिया गांधी हो, वो भी मुहूर्त के बारे में पूछती रहती थी। इसलिए मैं ये तो कहूँगा, आपने जो बात उठाई हमारे दर्शकों के लिए इसको हंसा जा सकता है, लेकिन हाँ ये सच है कि देखिए इसमें इसलिए देरी नहीं हो सकती। पहली बात तो ये कि नड्डा जी ने जो बात किया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में, देखिए अब तो डिजिटल एरा में और जितना ज्यादा इधर उधर बातें होती है, कतई इसके बारे में, नेतृत्व के बारे में बात नहीं की गई होगी। ये मैं आपको, कोई भी आप विधायक से अपने मनु शर्मा पूछ सकते हैं। सही बात यह है कि एक एकता का जो संदेश देना है और लोकसभा चुनाव के लिए और प्रधानमंत्री का जो योजनाएं हैं वो कैसे गांव गांव पहुंचे, इस पर नड्डा जी ने जरूर और सबसे समूहों में बात की है। लेकिन एकता का मतलब है कि लोकसभा चुनाव आपको जिताना है, मतलब जो केंद्र तय करेगा आपकी, अच्छा जिनको जैसे आपने प्रोग्राम बनाने से पहले आप तय करते हैं कहाँ पर भोपाल में कौन होगा, जयपुर में कौन होगा, लखनऊ में कौन होगा, उसी तरह से टिकट बंटवारे के समय मालूम है कि किसकी लॉयल्टी किस तरफ है। ये कहना कि आज मन टटोलेगी नहीं, रचना जी आपकी सिफारिश से यदि कहा गया है कि आलोक जी को आज रखिएगा या बनु जी को रखिएगा, तो फिर फैसला पहले हो चुका हो, उस समय तत्काल कोई फैसला करने की जरूरत नहीं होती है। इसलिए मुझे लगता है कि हास्यास्पद हम जो अटकल लगा रहे हैं कि आज इस पर बचा, मोटे तौर पर सबको मालूम है कि कौन किस तरफ है और वो बाद में क्या कर सकता है। वसुंधरा जी कतई नहीं होंगी, उनको बुलाया नहीं गया था, वो खुद आई सफाई देने के लिए, दुष्यंत का भविष्य तय करने के लिए। शिवराज, अभी मध्य प्रदेश की बात करें, मैं एक लाइन में कहूंगा, 2 बार कह चुका हूँ वसुंधरा जी नहीं बन रही है, नंबर 1। दूसरा, मैंने गलत हो सकता हूं, मैं कोई प्रधानमंत्री की तरफ से नहीं बात कह सकता कि उनको क्या मन में है, लेकिन राजनीति दुनिया देश की देखते हुए 50 सालों में मैं कह सकता हूं वसुंधरा जी नहीं बन रही है। यदि वो विद्रोह भी करती तो उमा भारती से ज्यादा बदतर स्थिति होगी, क्योंकि बहुत सारे गंभीर मामले उनके खिलाफ रहे हैं, ये भी एक कारण है। दूसरा ये है कि शिवराज सिंह भी अपने भविष्य, देखिए उनकी उम्र, जो जितने अनुभवी नेता है पार्टी में, राजनाथ सिंह जी के बाद, गडकरी जी के बाद, वो उनकी उम्र के हिसाब से भविष्य है। वो जो मिशन 29 कह रहे हैं, मनोज मनु भी चर्चा कर रहे थे, मिशन 29 में वो भी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हो सकते हैं। मैं ये बात, एक नई बात आपका ध्यान दिला रहा हूँ, उनका लक्ष्य, उनको बताया गया है कि अभी आप शांत रहेंगे तो आपका भविष्य है, आपसे अधिक अनुभवी कोई मुख्यमंत्री अब नहीं बचा है। राजनाथ सिंह जी भी इतनी बार मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं, गडकरी जी भी नहीं रहे हैं, इसलिए शिवराज सिंह, यानी इसीलिए वो मध्य प्रदेश में रिजल्ट आने के बाद बहुत जी जान से जुट गए हैं और वो ये कह रहे हैं पार्टी नेतृत्व जो कहेगी वो मैं करूंगा, और चेहरे पर स्माइल उनके लगातार बनी रहती है और लोगों के बीच में वो जा रहे हैं। अब 2 राज्यों को लेकर जो इंटरेस्टिंग चीजें सामने आ रही है, मनोज मनु हमारे साथ हैं, मनु शर्मा जी हमारे साथ हैं, आप दोनों से ही मैं समझना चाहूंगी। पहले मनोज मनु, मैं आपसे सवाल कर लेती हूँ, सीएम और क्या डिप्टी सीएम इस फॉर्मूले पर बात हो रही है क्या? साथ ही साथ, क्योंकि अभी अरविंद सर भी एक बात का जिक्र कर रहे थे कि अगर आप केंद्रीय चेहरों को राज्य में ले आते हैं, उनसे विधायक का चुनाव लड़वाते हैं, तो एक तरीके से हमारी नजर से देखेंगे तो वो डिमोशन हो गया है, लेकिन वो कह रहे हैं पार्टी नेतृत्व जो कहेगा हम वो करेंगे। कुछ तो सोचा होगा पार्टी के शीर्ष नेताओं ने, जब जिम्मेदारी दी गई होगी, जब ये कहा गया होगा कि आपको विधानसभा का चुनाव लड़ना है।
देखिए यहाँ पर गौर करने वाली बात होगी, क्योंकि हम लोग स्पेकुलेशन कर सकते हैं, हम लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं, और हम लोग अंदाज़ा लगा ही रहे हैं। हम क्या, बल्कि पूरा देश का मीडिया अंदाज़ा लगा सकता है और लगा रहा है कि राजस्थान में कौन होगा, मध्य प्रदेश में कौन होगा, छत्तीसगढ़ में कौन होगा। लेकिन आपको एक बात मैं बता देना चाहता हूँ, जो प्रभारी हैं, जो ऑब्जर्वर इन राज्यों में गए हैं, उनको भी नहीं पता है कि राज्य का मुख्यमंत्री कौन होगा। विधायक दल की बैठक के आधा घंटे पहले इनको दिल्ली फोन लगाना है, दिल्ली से उनको नाम बता दिया जाएगा, और उस नाम को वो जो प्रस्तावक है, छत्तीसगढ़ में रमन सिंह, मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान और राजस्थान में वसुंधरा, इन प्रस्तावक को इनको बता दिया जाएगा, और यही अगले उम्मीदवार जो मुख्यमंत्री बनने वाले हैं या विधायक दल के नेता हैं, वो उनका प्रस्ताव रख देंगे। किसी को नहीं पता। और आपको ये भी बता दें कि भले ही देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि मेरी जाति भारतीयता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी, जैसे कि हमारे तमाम वरिष्ठ पत्रकार कह रहे हैं, जाति का पूरा ख्याल रखेगी, जातिगत समीकरणों का पूरा ख्याल लगेगी। और जिसका जिक्र अरविंद जी भी कर रहे थे, आलोक जी भी कर रहे थे, कि अगर एक स्टेट में ओबीसी देंगे तो दूसरे स्टेट में दूसरा उम्मीदवार देगा। यहाँ पर जैसे मध्य प्रदेश में अगर ओबीसी नहीं आता है तो एक, चूंकि शिवराज सिंह चौहान बहुत ज्यादा सिंपैथी लेने की कोशिश कर रहे हैं लाडली बहनाओं की, तो एक और चेहरा है रीति पाठक, वो अगर मुख्यमंत्री नहीं हो पाए, क्योंकि वो ब्राह्मण भी है और महिला भी है, लाडली बहना भी है, अगर वो मुख्यमंत्री भी हो सकती हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, वो उप मुख्यमंत्री भी हो सकती हैं। तो कुल मिलाकर चौंकाने वाले फैसले होंगे। तो मोटे तौर पर आप कह रहे हैं जाति का बहुत ज्यादा ख्याल रखा जाएगा। मनु शर्मा जी, 20 सेकंड में राजस्थान को लेकर जानकारी दे दीजिए, फिर वाइंड अप करना है। देखिए, राजस्थान में भी बिल्कुल जातिगत समीकरणों का पूरा ध्यान रखा जाएगा। अगर मुख्यमंत्री किसी सवर्ण को या राजपूत समाज से लेकर के आते हैं तो बाकी जो उप मुख्यमंत्री के पद होंगे उसके ऊपर दूसरे समाज के लोगों को दिया जाएगा। राजस्थान के अंदर आप टिकट वितरण से लेकर के और जीत तक के सारे फार्मूले जो सब कुछ निकल करके आते हैं वो जातिगत आधार पर ही निकल करके आते हैं। इसी कारण से जब यहाँ पर चाहे मंत्रिमंडल का गठन हो, मुख्यमंत्री का चेहरा हो, चाहे डिप्टी सीएम के पद हो, इसके अंदर विशेष ध्यान रखा जाएगा कि जातियों को साथ करके आगे चला जाए। जी, यानी जाति है जो राजनीति से कभी जाती नहीं, और ये फॉर्मूला भी यहाँ पर लगाने की कोशिश होगी मुख्यमंत्री का चुनाव करने में। आप सभी का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस डिस्कशन में साथ में रहने के लिए। बहुत से नामों को लेकर चर्चा चल रही है। आज छत्तीसगढ़ का नाम सामने आ जाएगा, कौन होगा मुख्यमंत्री, और ये माना जा रहा है कि कल तक राजस्थान और मध्य प्रदेश में कौन होगा मुख्यमंत्री ये भी साफ हो जाएगा, क्योंकि 16 तारीख से 16 दिसंबर से बनवास लग जाएगा। उससे पहले शपथ ग्रहण समारोह भी होना है, ये सब कार्यक्रम होना है और फिर लग जाना है 2024 की तैयारी में।